हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 के प्रारंभिक परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स को 2025 के प्री के लिए कैसे तैयार करना है इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हम लोग इस एग्जाम के दूसरे कोर विषय के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आधुनिक इतिहास। जैसा कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया ही था कि हम लोग एक एक करके सभी कोर विषयों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कोर विषय मतलब जहां से कि सबसे ज्यादा प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यहां से लगभग आपको 10 से 14 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये एक औसत नंबर है, यानी कि कभी 10 बनते हैं, कभी 11, कभी 12, कभी 14 और कभी 14 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इस लिहाज से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस आधुनिक इतिहास को किस प्रकार कवर किया जाए। तो देखो, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस विषय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि एक ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, इस विषय में ये टॉपिक हैं और हमें इनको ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाद बाकी ये भी होता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाल फिलहाल कम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है एग्जाम से पहले का। अभी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पूरे ही विषय को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके रख लेना है। तो तैयारी के क्रम में सबसे पहले आपको विषय के सभी टॉपिक्स पता होने चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, या फिर इतिहास के संदर्भ में, या फिर हम कह लें कि आपको अपने विषय का ओवरव्यू पता होना चाहिए। एक तो जो आधुनिक इतिहास है वो आपको पता ही है कि इतिहास कालक्रम वाला विषय होता है। तो आपको इतिहास का ओवरव्यू कुछ ऐसे भी पता होना चाहिए कि जैसे कि मान के चलिए, आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। फिर सभी यूरोपीय शक्तियां आपस में टकराती हैं और अंग्रेज उनमें से सबसे शीर्ष पर होते हैं। बाद बाकी सभी शक्तियां भारत छोड़कर चली जाती हैं। और फिर क्या करते हैं, अंग्रेज बंगाल जीतते हैं, मैसूर जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं और अपनी युद्ध नीतियों और अपनी प्रशासनिक कूटनीतियों के माध्यम से पूरे भारत पर कब्जा जमा लेते हैं। फिर स्थानीय जो जनता होती है अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करती है। पहले छोटे छोटे विद्रोह होते हैं, फिर आप देखेंगे कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति हो जाती है। वहीं पर एक तरफ जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं वो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए बहुत से राजनीतिक संगठन बनते हैं। फिर एक बड़ा संगठन बनता है कांग्रेस के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे इतिहास का एक ओवरव्यू भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, फिर जो आपको नोट्स मिले हैं, ठीक है, उनको देखना है। उनमें आप इंडेक्स से ही पता कर सकते हैं तो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बाद बाकी एक बार पूरे आधुनिक इतिहास के नोट्स को आप पलट कर देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको देखो करना क्या है। अब नोट्स जब आप उठाएंगे तो सबसे पहले आपने जैसे मान के चलिए भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा। ठीक है, आपने पहला टॉपिक भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको सारी चीजें बिल्कुल जो भी नोट्स में लिखी हैं कंफर्म ना हो जाएं। और एक चीज आपके दिमाग में और होनी चाहिए,
कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं वो ऐसे नोट्स हैं जहां पर कि कुछ भी फालतू का नहीं लिखा है, यानी कि आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि तब तक पढ़ना है जब तक कि आप बिल्कुल हर चीज में श्योर ना हो जाए, और जहां पर भी आपको डाउट है तो आप तुरंत ग्रुप में बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है या फिर मुझे इस नोट्स में ये बात समझ नहीं आ रही है, तो वहां पर आपका तत्काल समाधान किया जाएगा। तो नोट्स में प्रत्येक टॉपिक को तब तक पढ़ें जब तक कि आपको पूरी तरीके से चीजें कंफर्म ना हो जाएं। देखो, जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन आपने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको अगला टॉपिक तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि आप इस टॉपिक से संबंधित PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, वो ना लगा लें। तो आपका जो तैयारी का तरीका होना चाहिए वो यही रहेगा। आप नोट्स खोलेंगे और उसमें जैसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, और इस टॉपिक को तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आप हर चीज में बिल्कुल श्योर नहीं हो जाएंगे, और फिर अगले टॉपिक पर तभी जाएंगे जब तक कि आप इस टॉपिक के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो नहीं लगा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को करेंगे तो ये जो पूरा विषय है बहुत अच्छी से और आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको अभी तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि नोट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फालतू हो, लेकिन जब एग्जाम पास होगा तब आपको बताया जाएगा कि इस आधुनिक इतिहास में भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कि प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अभी वो टॉपिक आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की ये मनोवृत्ति होती है कि वो कम से कम पढ़ना चाहते हैं, और अगर मैंने उन कोर टॉपिक्स को पहले ही बता दिया कि जैसे मान के चलिए आप एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से प्रश्न आता है, बस इसको तैयार कर लीजिए, फिर जो अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन हुए थे उसको तैयार कर लीजिए, कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उनको तैयार कर लीजिए, अगर इस तरीके से बता दिया तो आप लोग भटक जाएंगे। अभी भटकना नहीं है, अभी पूरे विषय को बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको नोट से पढ़ना है और प्रत्येक टॉपिक के PYQ सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आधुनिक इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गई आपकी आधुनिक इतिहास की स्ट्रेटजी, और अगली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की स्ट्रेटजी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और देखो, आप अभी से लग जाइए, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग बहुत ही जल्द अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। बाद बाकी आपको मैं ये भी अभी बता दूं कि आपको कैसे तैयारी का क्रम रखना है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सभी विषय एक साथ पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक तो करंट अफेयर्स आपका साथ में चलता रहेगा, ठीक है, ये तो डेली चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 GS के विषय और लेकर चलने हैं इसी के साथ में। कौन कौन से? एक आप आधुनिक इतिहास, और इसी के साथ आप लोग राज व्यवस्था को लेकर चलें। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इसे तो डेली पढ़ना ही है। ठीक है, और एक आप आधुनिक इतिहास को उठा लीजिए जिससे कि 10 से 14 प्रश्न आने की संभावना है, और इसी तरीके से राज व्यवस्था जो आपका दूसरा कोर सब्जेक्ट है, या फिर तीसरा कह लो, एक करंट अफेयर्स हो गया पहला, दूसरा आधुनिक इतिहास, तीसरा राज व्यवस्था, यहाँ से भी आपको 18 से 22 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी कि इन अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो लगभग 50 प्रश्न आपके इन्हीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 50 नहीं बल्कि मामला 60 तक पहुंच सकता है। ठीक है, इन्हीं 3 विषयों से। तो आप सबसे पहले आधुनिक इतिहास और राज व्यवस्था को GS के अंतर्गत चलाते रहें, करंट अफेयर्स आपकी चलती ही रहेगी, और अगली क्लास में हम लोग राज व्यवस्था की भी स्ट्रेटजी के संदर्भ में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। लगातार आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और ये जो पेपर है आपका जून जुलाई में होगा लगभग,
तो उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। 6 महीने का समय है और ये समय पर्याप्त है जीएस को कवर करने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना डेली पड़ेगा। और एक चीज़ अपने दिमाग में और सेट कर लीजिए कि अब ये वो एग्ज़ाम नहीं रह गया है कि आप अंतिम समय में घटना चक्र को उठाया और पढ़ने लगे और उससे आपका पेपर निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 2024 का आप पेपर देख लीजिए या फिर आप 2023 का पेपर देख लीजिए, PYQ की जो मात्रा है वो बहुत सीमित हो गई है, यानी कि जो विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो अब रिपीट बहुत कम होते हैं। तो आपको लगातार कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।